नमस्कार, मैं अधिवक्ता सोनाली भट्टाचार्य जी आज फिर से आपके सक्षम उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। जैसे जैसे समय बदल रहा है, लोगों के मानसिकता में भी परिवर्तन आ रहे हैं। आज पहले लोग लव मैरिज नहीं करते थे, लोग अरेंज मैरिज में यकीन करते थे। आज लोग लव मैरिज कर रहे हैं। अब समय ऐसा आ गया है कि लोग अपने रिश्ते की कंपैटिबिलिटी को जानने के लिए और अपने कमिटमेंट को परखने के लिए लिविंग रिलेशनशिप में भी आ रहे हैं। किसी भी रिश्ते को अगर हम सुचारू रूप से चलाना चाहें तो उसके लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक है प्यार और दूसरा है विश्वास। इसी चीज़ को परखने के लिए लोग लिविंग रिलेशनशिप का प्रयोग कर रहे हैं। ये वीडियो किसी भी तरह से लिविंग रिलेशनशिप को बढ़ावा देने वाला नहीं है, बल्कि आप लोगों को ये जानकारी देने के लिए है कि लिविंग रिलेशनशिप की लीगैलिटी क्या क्या है। अगर लिविंग रिलेशनशिप में दो व्यक्ति रह रहे हैं तो उसके विषय में जो प्रश्न है उनके दिल में वो क्या क्या हो सकते हैं। एक लिविंग रिलेशनशिप में महिलाओं को क्या अधिकार दिए गए हैं, पुरुषों के क्या क्या दायित्व बनते हैं, तथा लिविंग रिलेशनशिप से उत्पन्न हुए बच्चे की क्या क्या लीगैलिटी है या उसको क्या क्या अधिकार प्राप्त, इसी विषय में आज हम चर्चा करेंगे। लिविंग रिलेशनशिप का शाब्दिक अर्थ क्या है? लिविंग रिलेशनशिप ऐसी स्थिति है जहां दो बालिग लोग जिनकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक है एक साथ रहते हैं। इनमें आपसी संबंध पति पत्नी की तरह ही होता है, लेकिन ये पति पत्नी नहीं होते। इनमें पति पत्नी की तरह किसी भी प्रकार का संविदा या सांस्कृतिक तौर पर विवाह नहीं हुआ होता। इस तरह की व्यवस्था जब समाज में आई तो कानून बनाने की आवश्यकता पड़ी। आज हम उसी विषय में बात करेंगे। लिविंग रिलेशनशिप कानूनी तौर पर किसी भी प्रकार से अपराध नहीं है। आज भी सामाजिक दृष्टिकोण से इसे भले ही ना अपनाया गया हो और साथ ही साथ इसे सांस्कृतिक तौर पर भी अपनाया नहीं गया हो, कोई भी धर्म किसी भी तरह से लिविंग रिलेशनशिप को स्वीकार नहीं करता, लेकिन भारतीय विधि या भारतीय कानून में लिविंग रिलेशनशिप को गलत नहीं माना गया है या पूरी तरह से वैध है। जब दो व्यक्ति आपसी सहमति से एक साथ रहते हैं तो वो लिविंग, अगर चाहें तो उनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर हो तो वो लिविंग कर सकते हैं। लिविंग पर भारतीय कानून क्या कहता है? अब तक तो भारतीय संसद या किसी भी स्टेट विधानमंडल ने लिविंग में किसी भी तरह का कानून नहीं बनाया है, किसी भी तरह की संहिता बद्ध नहीं किया इसको। लेकिन घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 2F के अनुसार लिविंग में रह रही महिला भी अगर उसके साथ घरेलू हिंसा हो रहा हो तो इसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। लिविंग के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या है? उच्चतम न्यायालय ने इंदिरा शर्मा बनाम BNV शर्मा 2013 के मामले में लिविंग से संबंधित संपूर्ण गाइडलाइन को तय किया है। लिविंग में व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर भी दिए हैं तथा उन शर्तों को भी बताया है कि जो लिविंग के लिए आवश्यक है। पहला शर्त होना चाहिए कि वे एक ही घर और एक ही वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हों। लिविंग में जब दो पक्षकार एक साथ रह रहे हैं तो वो घर के वस्तु को संयुक्त रूप से प्रयोग कर रहे हों, और जिस प्रकार एक पति पत्नी एक घर में साथ रहते हैं उनका रिलेशन उसी प्रकार से साथ रहने वाला हो। दूसरा, घर के मामलों में एक दूसरे की सहायता करना और आर्थिक रूप से एक दूसरे की मदद करना। दोनों पक्षकार घर के कामों में एक दूसरे की मदद करते हों और वित्तीय मामलों में भी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हों। बच्चों से स्नेह। लिविंग में अगर किसी भी प्रकार से पक्षकार के बीच संबंध स्थापित होने के बाद और बच्चा उत्पन्न होता है तो उस बच्चे के साथ उसी वैधिक तौर पर, उसी वैध रूप से उसे स्वीकार करना और उसे उस बच्चे को लिजिटिमेसी का सर्टिफिकेट देना कि वो एक लिजिटिमेट चाइल्ड है, आवश्यकता है, और उससे उसी प्रकार से स्नेह होना चाहिए जैसे कि एक वैध बच्चे के साथ स्नेह होता है जो विवाह के बाद उत्पन्न होता है। लोगों को इस बात की जानकारी होना कि दोनों साथ में हैं। जब कोई दो पक्षकार लिविंग में रह रहे हों तब समाज में ऐसी सूचना होने की आवश्यकता है कि वे दोनों पार्टनर के रूप में लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और साथ ही इसकी अवधि काफ़ी लंबी होनी चाहिए, जैसे कि आप 10 दिन या 6 महीना इस तरह से अगर आप लिविंग में रह के एक दूसरे को छोड़ देते हैं तो इस तरह की व्यवस्था में आपको लिविंग का लाभ नहीं मिलेगा या लिविंग कानून की आप उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन लिविंग कानून का अगर आपको यूज़ करना है तो उसके लिए एक समय अवधि जो है वो काफ़ी लंबा होना चाहिए, 2 साल 3 साल इस तरह का, 1 वर्ष से अधिक की अवधि होनी चाहिए एक लिविंग रिलेशन
शिप को बोलने के लिए। अच्छा, अब आगे आते हैं। दोनों की उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक होनी आवश्यक है। स्वस्थ चित्त यानी कि मेंटल स्टेटस जो है दोनों का स्टेबल होना बहुत आवश्यक है। दोनों एक साथ रह रहे हों, इसको अपराध नहीं माना गया है, लेकिन दोनों जब एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हों तब उनके क्या क्या दायित्व बनते हैं, इस विषय में भी हम आगे चर्चा करेंगे। महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रिलेशनशिप के लिए कुछ कानून बनाए गए हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि एक लिविंग रिलेशनशिप में रहा और उसके बाद उस महिला को छोड़ दिया, तो इससे महिला की गरिमा और उसकी प्रतिष्ठा को भी बहुत बड़ा उसके लिए घातक हो सकता है। इसीलिए कुछ कानून बनाए गए ताकि महिलाओं को संरक्षण प्राप्त हो और उसे लिविंग के बाद छोड़ने पर पुरुषों को एक खामियाजा या दंड दिया जाए, इसके लिए भी प्रावधान हो। अगर ये सहमति से है, आपसे सहमति से अलग हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यदि महिला को छोड़ा जा रहा है तो इसमें कुछ कानून बनाए गए जो कि महिलाओं के लिए स्पेशल है। वो है घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा के अंतर्गत उन्हें पत्नी की भूमिका, जो पत्नी को जो अधिकार दिए गए वे अधिकार उन्हें प्राप्त होंगे। दूसरा, प्रॉपर्टी में भी उन्हें अधिकार दिया जाएगा। तीसरा, संबंध विच्छेद की स्थिति में उन्हें गुजारा भत्ता भी प्राप्त होगा और उनसे उत्पन्न जो बच्चे हैं उन्हें भी उसी तरह वैध रूप से स्वीकार करना पड़ेगा जैसे कि आप शादी के बाद उत्पन्न बच्चे को वैधिक अधिकार दिए जाते हैं। साथ ही साथ ऐसे बच्चों को संपत्ति में भी पूर्ण रूप से अधिकार होगा। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जो कि लिविंग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सवाल क्या क्या है। क्या लिविंग में रहने वाली महिला साथी और लिविंग के दौरान पैदा हुए बच्चे के क्या क्या अधिकार मिलेंगे या नहीं? तो हाँ, उनको अधिकार दिए जाएंगे। लिविंग और इन संबंध से पैदा होने वाले बच्चों को भारतीय नगर पालिका न्यायपालिका ने सुरक्षा प्रदान किया है। इसके साथ ही महिला साथी के अधिकारों को भी बरकरार रखा गया है। कई सारे मामलों में लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं को संरक्षण प्राप्त है। रविंद्र सिंह बनाम मल्लिका अर्जुन के मामले में 2011 में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि लिविंग के अवधि में साथ रहने से यदि कोई बच्चे की उत्पत्ति होती है तो उस बच्ची को संपत्ति में, चाहे वो माता की संपत्ति हो या पिता का संपत्ति हो, उसमें उसी प्रकार का वैधिक अधिकार प्राप्त होगा जैसे कि विवाह के पश्चात पैदा हुए बच्चे को मिलता है। उसे एक लीजिटिमेट चाइल्ड की संज्ञा दी जाएगी। नंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ केरल के मामले में कहा गया कि यदि पुरुष की आयु विवाह के वक्त 18 वर्ष हो, 21 वर्ष नहीं, तो उस विवाह को 18 वर्ष की उम्र में जैसे विवाह स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पुरुषों की वयस्क आयु विवाह के लिए 21 वर्ष है। अगर 18 वर्ष में उसका विवाह हुआ है तो उसको हम कह सकते हैं कि वो लिविंग रिलेशनशिप में था। क्या आप विवाहित होकर भी लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं? तो नहीं, आप विवाहित हैं और किसी आपके पत्नी या पति आपके साथ हैं, आपका विवाह अस्तित्व में है, तो आप किसी और के साथ लिविंग रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। लेकिन यदि आपका तलाक का प्रोसीड्यूर चल रहा है तब आप किसी और के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। अखिलेश व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि जब एक पुरुष और महिला अन्य व्यक्ति के साथ उनके विवाह के अस्तित्व के दौरान कानूनी तौर पर अन्य व्यक्ति के साथ उनका विवाह खत्म ना हुआ हो और एक साथ लिविंग में रह रहे हो, तो इस तरह के लिविंग को कानून के तहत किसी भी तरह से संरक्षण प्राप्त नहीं है। यानी यदि आपका विवाह अभी भी अस्तित्व में है, आप अपनी पत्नी के साथ हैं, तब आप लिविंग में नहीं रह सकते। लेकिन यदि आपका और आपकी पत्नी का तलाक हो रहा हो तो आप किसी और के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं। क्या लिविंग में महिला के पक्षकार को भरण पोषण की आवश्यकता होगी या उसे अधिकार प्राप्त है? तो हाँ, यदि आप किसी महिला के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो भी उसको भरण पोषण का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के अंतर्गत उसे भरण पोषण का पूर्ण अधिकार प्राप्त होगा जैसे कि एक पत्नी को प्राप्त होता है। चुनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार के केस में यह डिसीजन दिया गया था। महिला को यह कहकर भरण पोषण से किसी भी तरह से अलगाव नहीं किया जा सकता कि वो वैधिक रूप से उसकी पत्नी नहीं है। लिविंग रिलेशनशिप से पैदा हुआ बच्चे को क्या हम लेजिटिमेट चाइल्ड कहेंगे? तो हाँ,
बाल सुब्रमण्यम वर्सेस सुरनयन में लिविंग रिलेशनशिप से पैदा हुए बच्चे को पहली बार वैधता का दर्जा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पुरुष और महिला काफी सालों से एक साथ रह रहे हों तो एविडेंस एक्ट की धारा 114 के तहत उसे शादी माना जाएगा और उससे उत्पन्न जो बच्चा है उसको वैधिक तौर पर प्रॉपर्टी में और विरासत में उसी प्रकार का हिस्सा प्राप्त होगा जैसा कि एक वैधिक बच्चे या विवाह के पश्चात उत्पन्न हुए बच्चे को प्राप्त होता है। लिविंग रिलेशनशिप के बारे में जो लॉ है वो इंडिया में क्या है? भारतीय संसद में लिविंग रिलेशनशिप के बारे में किसी भी प्रकार की कानूनों की व्यवस्था नहीं की गई है। इसके अलावा किसी भी विधान मंडल ने भी इसको नहीं माना है। साथ ही साथ कोई भी अधिनियम या एक्ट इसके लिए नहीं बनाए गए हैं। आज भी उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों और उच्चतम न्यायालय ही इसमें अपना विचाराधीन होकर ही इसके बारे में फैसला करते हैं। ये पूर्ण रूप से उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के कैटेगरी वाले केसेस होते हैं। इसमें जो डिसीजन है वो अपने स्वविचार से लिए जाते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी और आप इससे एक लेजिटिमेट सी के बारे में जान पाएंगे कि लिविंग रिलेशनशिप में क्या क्या लीगैलिटी होती हैं। उम्मीद करती हूँ बताई गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है और ये आपका और आगे की वीडियो में आप मेरे साथ बने रहेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। और समाज में जो लीगैलिटी क्या क्या है, आपकी लीगल राइट्स क्या क्या है, इसके विषय में जानने के लिए आगे भी मेरे साथ बने रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।